हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में फूड चैप्टर यानी न्यूट्रिएंट्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को आइडिया लिया था, तो आज इसको हम कंप्लीट डाइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम फूड कहें या न्यूट्रिएंट्स कहें एक ही बात है, लेकिन फूड में क्या होता है सब कुछ आ जाता है, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हम जिससे हमें क्या होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। इसका मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, खाना लेती है और उसको जो एनर्जी मिलती है उसको उसके मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में, रिपेयर में, इन सब में हेल्प करती है। ये प्रोसेस होती है। और लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। मतलब कि कभी जब हम खाना खाएंगे, फूड लेंगे, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तभी हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। मतलब इन सब में क्या होता है। अब न्यूट्रिएंट्स तो ठीक है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स होते क्या, कितने टाइप्स के। तो न्यूट्रिएंट्स जो भी हम खाते हैं तो हमें उसमें कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, लेकिन हम खाते फाइबर भी है, लेकिन फाइबर न्यूट्रिएंट्स में नहीं आता है। तो न्यूट्रिएंट्स तो हो गया। अब स्टेप्स क्या होते हैं न्यूट्रिशंस के, जो एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन, उसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण, मतलब खाने को एक अंदर डालना। बस खाने को अंदर डालने की प्रोसेस ही क्या होती है, इंजेशन। उसके बाद होता है डाइजेशन। अब जैसे ही हमने खाने को अंदर किया, अब उसको डाइजेशन यानी उसका पाचन भी होना है, तो वो डाइजेशन होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जितना भी हमने खाना खाया है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने ले रखे हैं, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे सारे के सारे। और एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है स्वांगीकरण। मतलब अब जो हमने ये खाना खा के, पच के और पूरे ब्लड में मिक्स हो गया है, अब एसिमिलेशन मतलब अब उसका यूज़ हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है। अब उस जो ब्लड तक पहुंच गए हैं उसका यूज़ होना, वो होता है एसिमिलेशन। और इजेशन होता है वो जो अब जितना यूज़ कर लिया हो तो कर लिया, लेकिन जितना जो वेस्ट रहे वो इजेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इजेशन और एक्सक्रीशन में लोग कंफ्यूज करते हैं। एक्सक्रीशन एक अलग प्रोसेस है, अलग मतलब वो एक हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन ये न्यूट्रिशन की एक स्टेप है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब जैसे हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले हमने खाना लिया, डाइजेस्ट किया, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ और इजेशन हुआ। उसके बाद क्या होता है कि डाइजेशन तो हो गया, लेकिन कैसे हुआ। तो डाइजेशन क्या होता है, कोई भी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, बस यही डाइजेशन है। डाइजेशन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल फूड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन होता ही है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हम बहुत बड़ी फॉर्म में खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, रोटी, घी, सब कुछ बड़ी फॉर्म। लेकिन जब हमारी बॉडी को लेना होता है तो हमारी बॉडी कैसी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी क्या होती है, सेल ही तो होती है। तो सेल इतनी छोटी जिसको हम अपनी नेकेड आँखों से देख नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेल इतनी छोटी है तो उसको भी छोटे मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे ना, जो ले पाएँ ताकि हमें एनर्जी मिले। तो ये हो गया। अब देखो डाइजेशन कैसे होता है। जैसे हमने क्या खाई, रोटी खाई, तो रोटी में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मैंने अभी बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर होते हैं। लेकिन इसमें भी जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ही क्या देंगे, हमें एनर्जी देंगे। विटामिन, मिनरल और वाटर हमें एनर्जी नहीं देते। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमें एनर्जी तो देते हैं, इनका डाइजेशन होता है, लेकिन वाटर, मिनरल्स और विटामिन का डाइजेशन नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का डाइजेशन होता है। तो कैसे होता है, देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देना या कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसकी जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है वो शुगर होती है, क्योंकि जब भी ये ब्रेक डाउन होगा तो अल्टीमेटली क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। एक ग्लूकोज क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है। और
या ये शुगर कह सकते हो उसको। और प्रोटीन, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? अमीनो एसिड्स। प्रोटीन जब टूट के ब्रेक डाउन हो इसका होगा तो ये अमीनो एसिड्स में बदलेगा, तब सेल इसको लेगी, और उसके बाद ऐसे ही फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म और ये है सिंपल फॉर्म। जब तक ये सिंपल फॉर्म में नहीं आएगा सेल इसको नहीं ले पाएगी। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि डाइजेशन क्या है, न्यूट्रिशंस क्या है। अब पढ़ेंगे कि हम डाइजेशन होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि डाइजेशन कैसे होता है तो आप ये बता देंगे, लेकिन कहाँ होता है डाइजेशन, कहाँ होता है? कोई कहता है पेट में होता है, कोई कहता है इंटेस्टाइन में होता है। तो ये नहीं होता है। डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि सिस्टम मीन्स क्या होता है। सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। जैसे माउथ, हमने सबसे पहले फूड को माउथ में डाला था, उसके बाद फूड को निगला होगा तो वो हमारी फूड पाइप से होते हुए, तो एक ऑर्गन क्या हो गया? माउथ। दूसरा ऑर्गन क्या हो गया? फूड पाइप। फूड पाइप से होते होते फूड पाइप, उसके बाद हमारे फूड पाइप से होते होते खाना कहाँ पहुँच गया? स्टमक में पहुँच गया। स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे ऑर्गन यहाँ पर पार्टिसिपेट करा रहे हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। क्या हेल्प कर रहे हैं? वो डाइजेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो जो ऑर्गन डाइजेशन करने में हेल्प बनाते हैं वो एक सिस्टम बना लेते हैं और इसी को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यही हमने यहाँ पर लिखा भी है कि डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये अब 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का मतलब 2 पार्ट से हम इसको कह सकते हैं कि एक तो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो माउथ से एनस के पार्ट को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे पार्ट को क्या कहते हैं हम? एलिमेंट्री कैनाल। ये 9 मीटर लंबी होती है। एग्जाम में आता है एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है? तो 9 मीटर होती है। अब जैसे मैंने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब कि उनसे कौन सी ग्लैंड्स निकलती है, क्योंकि ग्लैंड्स में क्या होती हैं? जूस एंजाइम्स निकलते हैं जो डाइजेशन को हेल्प करते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो तो क्या होती है? अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। मैंने अभी बताया कि माउथ टू एनस क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है। उसके बाद जो एसोसिएट ग्लैंड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सलाइवरी ग्लैंड और लीवर, पैंक्रियास। तो जो माउथ होता है, बकल कैविटी में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जहाँ से सलाइवर निकलता है और हमारे जो फूड मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद ये फूड पाइप है इसोफेगस, इसमें डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में डाइजेशन होता है। यहाँ पर हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं और यहाँ पर HCl भी रिलीज़ होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी 2 ग्लैंड से जुड़ी रहती हैं, लीवर और पैंक्रियास। ये लीवर भी जूस निकालता है और पैंक्रियास भी, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना पहुँचा है उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद ये खाना पहुँच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड नहीं होती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचने तक खाना पूरे की तरह एब्जॉर्ब हो चुका होता है। यहाँ पर बस पानी वानी जो और चीज़ होती हैं वो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद एनस के थ्रू वेस्ट जो मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये सब क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल कितने पार्ट्स होते हैं इसके? सबसे पहले माउथ, बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है? माउथ की बगल में होती है। ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और माउथ। अब इसमें भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है उसको भी पूछते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है उसे भी पूछते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है 6 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की होती है 1.5 मीटर। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? तो सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि जो ये डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो सब माउथ, बकल कैविटी है, तो कोई माउथ लिखता है, कोई बकल कैविटी होता है, लेकिन राइट आंसर इसका होता है बकल कैविटी। क्योंकि माउथ से तो हम खाने को मुंह में रखते हैं, मुंह में डालते हैं,
वहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में कहीं पर भी बकल कैविटी नहीं है तो आंसर माउथ ही होगा, लेकिन अगर आंसर माउथ और बकल कैविटी दोनों हैं तो आंसर क्या होगा? बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है? जैसे हम ऐसे आ करके मुंह खोलते हैं तो हमें एक कैविटी नज़र आती है ना, तो बस यही कैविटी होती है, क्योंकि यही इसी में सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? रिलीज़ होते हैं, और वो जो फूड होता है उसको क्या करते हैं? चिकना बनाते हैं, ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सकें? निगल सकें। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो बकल कैविटी से होता है। वैसे जब भी आप नेट में या कहीं भी देखोगे तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ ही लिखा होता है, लेकिन माउथ तो होता ही है, लेकिन माउथ राइट आंसर नहीं है, क्योंकि माउथ में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। माउथ में हम खाने को बस रखते हैं, और बकल कैविटी से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। आंसर अगर बकल कैविटी नहीं है तो आप माउथ को लगा के आइए। ये हो गया। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन भी दो टाइप की होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो भी 3 टाइप की होती है। कैसे? ये देखो, जैसे ये क्या हो गया? माउथ हो गया। यहाँ से स्टमक से होते होते हुए ये जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में हम आ गए। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में होती है, तभी तो ये 6 मीटर लंबी होती है। देखो अभी, लेकिन मैंने इसको आपको आसानी से थोड़ा विजिबल होगा करके ऐसे इजी फॉर्म में दिखा रखा है। ये बहुत कॉइल्ड होती है, और यहीं से ये क्या हो जाती है? इसका डायमीटर बढ़ते बढ़ते ये लार्ज हो जाती है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन 6 मीटर है। 6 मीटर ये लंबी है, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं? और ये देखो, ये 1.5 मीटर है, लेकिन इसको भी क्या कह रहे हैं? हम लार्ज कह रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका डायमीटर क्या होता है? बहुत ही पतला होता है, लाइक दिस। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका डायमीटर इतना बड़ा होता है। तो डायमीटर की वजह से हमने इसको क्या कहा? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन जो अगर लेंथ वाइज पूछे जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो मैंने क्या कहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे ही जो पार्ट स्टमक से जुड़ता हुआ, ये जो मैंने थोड़ा डार्क पार्ट कर रखा है, इसको कहते हैं डियोडेनम। और जो यहाँ से लेके इसका आधा पार्ट है, यहाँ से लेके, क्योंकि ये पूरा होता 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 ऐसे करके आया है ये सब, तो ये जो पार्ट है यहाँ तक का, इसको कहते हैं जेजुनम। और जो लास्ट पार्ट है यहाँ तक का, इसको कहते हैं इलियम। तो डियोडेनम, जियोजिनम और इलियम, इनका भी सीक्वेंस पूछा जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं उनका क्या सीक्वेंस है। तो उसका क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले आएगा डियोडेनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। तो ये सीक्वेंस आप याद करना DGI करके, तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं। और उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम, जहाँ पर से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में बदलती है ना, उस एरिया को कहते हैं सीकम। और यहाँ पर से एक टेल लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलती है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। आपने सुना भी होगा कि उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन है या उसका अपेंडिक्स निकालना पड़ा। तो ये अपेंडिक्स होता क्या है? ये जब हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वजों में जब पूज होती थी तो उसी का कुछ पार्ट रह गया है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन आपको पता ही होगा, जिसकी हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं होती है उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो ये इसका जो अपेंडिक्स है, इसका हमारे शरीर में कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं होता है। जैसे ये ईयर पिन्ना होता है ना, ये भी हमारी शरीर का वेस्टिजियल ऑर्गन है। इससे हमारे शरीर में हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इससे थोड़ी सुनते हैं। हम तो कान के अंदर जो भी प्रोसेस है उससे सुनते हैं, लेकिन ये ईयर पिन्ना जो होता है ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहले तो ये सीकम हो गया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया? कोलन। रेक्टम में यहाँ जितना भी जो वेस्ट मटेरियल होता है कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टोर रहता है रेक्टम में, कोलन के बाद। और कोलन के बाद ये एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होके बाहर आ जाता है। तो ये हमारी पूरी डाइजेशन की प्रोसेस है। अगर एक बार समझ नहीं आई है तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने खाना खाया, बगल कैविटी के थ्रू होते होते इसोफेगस के थ्रू, जो फूड पाइप होती है, इसके थ्रू हमारे स्टमक में पहुँच जाता है। और बगल कैविटी से सलाइवरी ग्लैंड
से सलाइवा रिलीज़ होता है, तो खाना इससे मिक्स होकर फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आ जाता है। फूड पाइप में कोई भी ग्लैंड नहीं होती है, ये सीधे यहाँ से स्टमक में खाना आ जाता है। और स्टमक में जब खाना आता है तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। यहाँ पर HCl भी रिलीज़ होता है, वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद ये सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती हैं, और इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाज है, लीवर है, वो बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। और ये जूस क्या होते हैं, यहाँ पर मिक्स होते हैं, और जितना भी फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाकी का जितना भी बचा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वाटर मिनरल जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे यूज़फुल हैं उनको एब्जॉर्ब करके एक्सक्रीट आउट एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। ये हमारी प्रोसेस है डाइजेशन की। आपको पता होगा कि सबसे पहले फूड क्या होता है। फूड यही होता है कि जो हम भी खा रहे हैं अब उसको हमने अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करना है, चाहे ग्रोथ करनी है, चाहे रिप्रोड्यूस करना है, चाहे और भी जो भी प्रोसेस है वो हमारे फूड के थ्रू होंगे, क्योंकि जब हम फूड खाएंगे तभी फूड का डाइजेशन होगा और हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके हमें एनर्जी देगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स तो हम खाते हैं ना, क्या खाते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सब खाते हैं। लेकिन जो हमें एनर्जी देंगे वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। क्यों? भले फूड हमें एनर्जी देते हैं जिसका डाइजेशन होता है। अब कभी सुना है वाटर का डाइजेशन हुआ? वाटर का डाइजेशन नहीं होता है, विटामिन का डाइजेशन नहीं होता है, मिनरल का डाइजेशन नहीं होता, और जिसका डाइजेशन नहीं होता वो हमें एनर्जी भी नहीं देता है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमें एनर्जी देते हैं, जबकि विटामिन, मिनरल्स और वाटर हमें एनर्जी नहीं देते हैं। इनका अपना अपना रोल है। विटामिन हमें जो भी डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, उससे बचाता है। मिनरल्स हमारी स्ट्रेंथ देता है। वाटर हमारी बहुत सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं उसमें हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, अब जैसे हम खाना लेते हैं, ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको हम क्या करते हैं, यानी जो फूड होता है उसको हम इंजेक्शन करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं। उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, यानी पाचन होता है। उसके बाद जो भी पचा हुआ खाना होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। उसके बाद एसिमिलेशन हो जाता है। एसिमिलेशन मतलब अब जो भी पचा हुआ खाना था उसको बॉडी हमारे यूज़ में ले लेती है। और इजेशन मतलब निष्कासन, और जो भी थोड़ा बहुत रह गया है खाना वेस्ट वाला वो सब क्या हो जाता है, इजेशन हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब जैसे हमने डाइजेशन पढ़ा था, क्या हो जाता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसका सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट ही क्या है, डाइजेशन है। डाइजेशन क्या होता है, ये हो जाता है। लेकिन ये कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होता, उसको पहले सिंपल फॉर्म में आना होता है। यही डाइजेशन है कि हम उसको कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कर देंगे। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट को करना है तो पहले उसको ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा, तभी सेल ग्लूकोज को ले पाएगी। वैसे ही प्रोटीन है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, और फैट को फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना होगा। और यही इसी को कन्वर्ट करने के लिए इनका डाइजेशन किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके कैसे इनका डाइजेशन है और कौन इसका डाइजेशन कराता है वो हमें देखना है। तो चलो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन होता है, और भी अच्छा आपको कंटेंट दे पाएँ ऐसा मन करता है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।